हेलो दोस्तों, मैं गुंजन सिंह स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल टारगेट विद हिंदी पर। उम्मीद करती हूँ कि आप अपने नोट्स बना ही रहे होंगे। फिर भी जिसको हैंडमेड नोट्स की पीडीएफ फाइल चाहिए वह हमसे स्क्रीन पर दिखाए गए कॉन्टैक्ट नंबर से टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर 9634656565। इस नंबर पर टेलीग्राम पर जाकर आप हमसे पीडीएफ फाइल प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम भारतीय आर्य भाषा काल का विभाजन पढ़ रहे थे, जिसमें से हमने प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल कल कंप्लीट कर लिया था, जिसमें वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत आते हैं। अब पढ़ते हैं हम मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल। इसका समय 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक माना जाता है। इस समय भारतीय आर्य भाषा एक नए युग में प्रवेश कर गई। मूलतः इस काल में लोक भाषा का विकास हुआ। वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत के काल में बोलचाल की जो भाषा दबी पड़ी थी, उसने अनुकूल समय पाकर अपना सिर उठाया और उसी का प्राकृतिक विकास प्राकृत में हुआ। देखिए, जो वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत थी वह आम बोलचाल की भाषा नहीं थी। वैदिक संस्कृत तो बहुत ही कठिन थी, जो ऋषि मुनियों द्वारा प्रयोग की जाती थी। उसके बाद लौकिक संस्कृत आई, लेकिन फिर भी यह आम जनता की जो बोलचाल थी उससे बहुत दूर थी। तो धीरे धीरे ये वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत के बाद में प्राकृत भाषा ने जन्म लिया, जिसको 3 अवस्थाओं में बांटा गया: प्रथम प्राकृत, द्वितीय प्राकृत और तृतीय प्राकृत। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि प्रथम प्राकृत में कौन सी भाषा आती है। प्रथम प्राकृत किसे कहते हैं? तो आंसर होता है पाली, क्योंकि प्राकृत की 3 अवस्थाएं थीं: प्रथम प्राकृत, द्वितीय प्राकृत, तृतीय प्राकृत। प्रथम प्राकृत पाली को कहते हैं, द्वितीय प्राकृत खुद प्राकृत है और तृतीय प्राकृत अपभ्रंश को कहा जाता है। जिसमें प्रथम प्राकृत यानी कि पाली का समय 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक रखा गया। द्वितीय प्राकृत यानी कि प्राकृत का समय 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक माना गया। और तृतीय प्राकृत यानी कि अपभ्रंश, इसका समय 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी माना गया। देखते हैं पाली भाषा को। पाली भाषा का समय 500 ईसा पूर्व से 1 पहली ईस्वी। यह भारत की प्रथम देश भाषा है। क्वेश्चन आता है कि भारत की प्रथम देश भाषा, उत्तर होगा पाली। इसे सबसे पुरानी प्राकृत या प्रथम प्राकृत भी कहते हैं। श्रीलंका के लोग पाली को मागधी कहते हैं, क्योंकि इस भाषा की सृष्टि मगध में हुई थी। मगध में इसकी सृष्टि होने के कारण इसको मागधी कहा जाता है श्रीलंका में। इसमें तद्भव शब्दों का प्रयोग अधिक हुआ है। इसी भाषा में भगवान बुद्ध और उनके अनुयायियों ने जनसाधारण को उपदेश दिए थे। जो जनसाधारण के लोग हैं वह संस्कृत समझते नहीं थे, संस्कृत बहुत कठिन भाषा थी। तो भगवान बुद्ध ने जनसाधारण को उपदेश देने के लिए पाली भाषा का प्रयोग किया, जो कि संस्कृत से सरल थी। तो हमें इसमें याद रखना है कि पाली प्रथम प्राकृत है। श्रीलंका के लोग इसे मागधी कहते हैं, क्योंकि इसकी जो सृष्टि है वो मगध में हुई थी। और जो भगवान बुद्ध हैं उन्होंने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि भगवान बुद्ध ने किस भाषा में जनसाधारण को उपदेश दिए थे, तो ध्यान रखिएगा। उसी के बाद आती है प्राकृत, जिसका समय पहली ईस्वी से 500 ईस्वी तक था। उत्तर भारत के भिन्न भिन्न भागों में जिस भाषा का व्यवहार अधिक हुआ उसे प्राकृत भाषा कहते हैं। आचार्य हेमचंद्र इसे संस्कृत से निकली भाषा मानते हैं। सामान्य मत यह है कि जो असंस्कृत थी, यानी जो संस्कृत नहीं थी, पंडितों में प्रचलित नहीं थी, जो बोलचाल की भाषा थी, सहज ही बोली जाती थी, समझी जाती थी, वह प्राकृत कहलाई। जैसा कि हमने आपको बताया, संस्कृत एक कठिन भाषा थी, वह आम जनता से दूर थी, इसीलिए पाली का विकास हुआ। पाली से और सरल भाषा हुई, प्राकृत का जन्म हुआ। तो जो प्राकृत थी वो पंडितों में प्रचलित नहीं थी, संस्कृत नहीं थी और बोलचाल की थी, बहुत ही सरल बोली और समझी जाती थी। यह प्राकृत है। देखिए, भाषा विज्ञान ने प्राकृत के 5 भेद स्वीकार किए हैं। स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस तरह से आप प्राकृत को 5 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं: शौरसेनी, पैशाची, महाराष्ट्री, अर्धमागधी और मागधी। जो शौरसेनी प्राकृत थी वह मथुरा या शूरसेन जनपद के आसपास बोली जाती थी। यह मध्य देश की प्रमुख भाषा थी, जिस पर संस्कृत का
बहुत प्रभाव था। संस्कृत का प्रभाव इसीलिए था क्योंकि मध्य देश जो है वो संस्कृत का मुख्य केंद्र हुआ करता था। आगे है पैशाची अपभ्रंश। जो पैशाची प्राकृत है वह उत्तर पश्चिम में कश्मीर के आसपास बोली जाती थी। आगे है महाराष्ट्री प्राकृत। इसका मूल स्थान महाराष्ट्र है। और जो मराठी है, मराठी का विकास इसी महाराष्ट्री प्राकृत से हुआ। आगे है अर्धमागधी प्राकृत। ये जो अर्धमागधी प्राकृत है ये मागधी और शौर श्रेणी के बीच का क्षेत्र है। ये प्राचीन कौशल के आसपास बोली जाती है और जैन साहित्य की रचना इसी अर्धमागधी में हुई। जिस तरह से भगवान बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए, उसी तरह से जैन साहित्य की जो रचना है वह अर्धमागधी में हुई, यानी कि प्राकृत भाषा में। अर्धमागधी प्राकृत भाषा। नेक्स्ट है मागधी, मागधी प्राकृत। जो मगध के आसपास प्रचलित भाषा थी वह मागधी प्राकृत कहलाई। देखिए इसमें ये पूछ लिया जाता है शौरसेनी अपभ्रंश के शौरसेनी प्राकृत के बारे में। तो इसका नाम शौरसेनी इसीलिए पड़ा क्योंकि ये सूरसेन जनपद के आसपास बोली जाती थी, उसी के नाम पर इसका नाम शौरसेनी पड़ा। और इसी से हमारी हिंदी भाषा का आगे चल के विकास हुआ। तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। आगे चलते हैं अपभ्रंश, जिसका समय है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी। आधुनिक आर्य भाषाओं की उत्पत्ति इन्हीं अपभ्रंशों से हुई है। अपभ्रंश प्राकृत और आधुनिक भारतीय भाषाओं के बीच की कड़ी है। जो ये अपभ्रंश है ये प्राकृत यानी कि प्राकृत अपभ्रंश से पहले की भाषा है और आधुनिक भारतीय भाषाएं आने वाली हैं। तो जो प्राकृत है और अब आधुनिक भारतीय भाषाएं हैं, इनके बीच की कड़ी है अपभ्रंश। प्राकृत भाषाओं की तरह अपभ्रंश के परिनिष्ठित रूप का विकास भी मध्य देश में ही हुआ था। हिंदी का जन्म भी इसी मध्य देश में ही हुआ था। हिंदी का जन्म भी इसी मध्य देश में हुआ था। संस्कृत प्राकृत और अपभ्रंश के योग से हुआ। देखिए अपभ्रंश को आप देख सकते हैं, ये जो अपभ्रंश है ये प्राकृत और आधुनिक भारतीय भाषाओं के बीच की कड़ी है। दूसरा, अपभ्रंश के जो परिनिष्ठित रूप का विकास है वह मध्य देश में हुआ और इसी मध्य देश में हिंदी का भी जन्म हुआ। ठीक, और ये हिंदी का जन्म कैसे हुआ? संस्कृत प्राकृत और अपभ्रंश के योग से। उत्तर भारत में अपभ्रंश के 7 रूप प्रचलित थे। उत्तर भारत में अपभ्रंश के 7 रूप प्रचलित थे। शौरसेनी अपभ्रंश, पैशाची अपभ्रंश, ब्राचड़ अपभ्रंश, खस अपभ्रंश, महाराष्ट्री अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश और मागधी अपभ्रंश। इन्हीं से आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास हुआ, इन्हीं से जन्म हुआ इनका। जैसे कि जो शौरसेनी अपभ्रंश है इससे पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, ब्रजभाषा और खड़ी बोली, और जो ये पश्चिमी हिंदी है इसी से आगे चलकर हिंदी का विकास हुआ। आगे जब पैशाची अपभ्रंश है इससे लहदा और पंजाबी भाषा का विकास हुआ। ब्राचड़ से सिंधी, खस से पहाड़ी कुमाऊनी गढ़वाली, महाराष्ट्री से मराठी, अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, मागधी से बिहारी, बंगाली, उड़िया, असमिया। आपको जो भी मैटर दिया जा रहा है वह सेलेक्टेड दिया जा रहा है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट दिया जा रहा है, तो प्लीज़ इसे मिस न करें। जो ये अपभ्रंश हैं, इन अपभ्रंश से किस किस आधुनिक भारतीय भाषा का जन्म हुआ, ये क्वेश्चन अधिकतर एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं, तो इन्हें आप अच्छे से नोट कीजिए और याद कीजिए। अपभ्रंश के 7 रूप प्रचलित थे: शौरसेनी, पैशाची, ब्राचड़, खस, महाराष्ट्री, अर्धमागधी और मागधी। ठीक, इस तरह से आपका मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल कंप्लीट हुआ। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल में पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, ये तीनों ही अवस्थाएं हमने पढ़ ली हैं। आगे चलते हैं हम आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल। 1000 ईस्वी के आसपास अपभ्रंश का काल समाप्त हो गया और 14वीं शताब्दी से आधुनिक भाषाओं का स्पष्ट रूप सामने आया। देखिए, भाषा का विकास ऐसा नहीं होता कि इस समय तक ये भाषा है और 1000 से आपकी आधुनिक भाषाओं का जन्म हो गया। नहीं, ये धीमे धीमे ही प्रक्रिया चलती है। तो जैसे अपभ्रंश का समय 1000 ईस्वी तक माना गया, ठीक, तो ऐसा नहीं है कि अपभ्रंश का समय 1000 ईस्वी तक समाप्त हो गया। नहीं, 1000 ईस्वी के आसपास अपभ्रंश का काल समाप्त हो गया, लेकिन 14वीं शताब्दी से आधुनिक भाषाओं को स्पष्ट रूप से सामने रखा गया। इसमें 1000 ईस्वी से 14वीं शताब्दी तक का जो समय है, इसमें अपभ्रंश की भी भाषा रही और आधुनिक भाषाएं भी रहीं। ठीक, तो ये जो समय था 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी, इस दौरान
भाषा परिवर्तन चल रही थी। तो इस काल में संदेश राशक, प्राकृत पेंगलम, उक्त व्यक्ति प्रकरण, वर्ण रत्नाकर, कीर्तिलता तथा ज्ञानेश्वरी जैसे कुछ ग्रंथों की रचना हुई, जिनके अध्ययन से अपभ्रंश से प्रभावित पुरानी हिंदी के कुछ रूप देखे जा सकते हैं। इस काल की भाषा को ज्योतिरीश्वर ठाकुर, विद्यापति और वंशीधर ने अवहट्ट की संज्ञा दी। एग्जाम में देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, अपभ्रंश के बाद का समय और हिंदी से पहले का समय यानी कि आधुनिक भाषा के पहले का समय क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर होगा अवहट्ट। और अवहट्ट संज्ञा किसने दी? तो ज्योतिरीश्वर ठाकुर, विद्यापति और वंशीधर, इन तीनों ने 1000 से 1400 ईस्वी तक के समय को अवहट्ट की संज्ञा दी। जैसे जैसे भाषा का विकास होता गया, अपभ्रंश के जो विभिन्न रूप हैं उनसे हिंदी तथा भारतीय भाषाओं की उत्पत्ति हुई। ये सभी भाषाएं सरलता की ओर हैं। आपने देखा संस्कृत, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत कितनी कठिन भाषाएं थीं, उसके बाद पाली थोड़ी सरलता की ओर आई, प्राकृत, अपभ्रंश, उसके बाद अवहट्ट, ये धीरे धीरे सरल होती गईं। तो ये सभी भाषाएं सरलता की ओर हैं। अगर प्रकृति की बात करें तो भाषा के रूप में हिंदी की प्रति रचनात्मक है। हिंदी अपने ही प्रत्ययों से नवीन शब्दों का निर्माण कर लेती है। मतलब इसमें शब्दों का निर्माण होता रहता है, नए नए शब्द आते रहते हैं, जिसमें हिंदी अपने ही, जैसे हिंदी का कोई भी मूल शब्द है उसमें प्रत्यय जोड़ा और प्रत्यय जोड़ के एक नया शब्द बन गया। जैसे मूल्य, ठीक, तो जो मूल्य है ये मूल शब्द है, इसमें अगर हमने प्रत्यय जोड़ दिया वान तो मूल्यवान, तो मूल्यवान क्या हुआ? एक नया शब्द बन गया, मूल्य और वान प्रत्यय लगाकर। तो इस तरह से जो ये हिंदी की जो प्रकृति है वो रचनात्मक है। इस विषय में यानी कि रचनात्मकता के विषय में यह जर्मन भाषा है उससे मिलती जुलती है। ऐसी विशेषता अंग्रेजी की नहीं है, लेकिन ये विशेषता जनरल जर्मन की है। हिंदी के आरंभ से ही तद्भवों की अधिकता रही है। ये तद्भव हिंदी के प्राण हैं। ये जो तद्भव शब्द हैं, तद्भव का अर्थ होता है उससे उत्पन्न, यानी कि संस्कृत से उत्पन्न। जैसे संस्कृत में बोलते थे चंद्र, ठीक, चंद्र बोला जाता था, और उसका तद्भव रूप क्या हुआ? चाँद। तो हिंदी में चाँद शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, तो ये तद्भव है। तो इस तरह से हिंदी में बहुत सारे शब्द हैं जो तद्भव हैं, जो शुरुआत से ही रहे हैं। ये तद्भव शब्द हिंदी के प्राण हैं। देखा जाए तो हिंदी जनता की भाषा है। जन जीवन की गोद में इसका जन्म हुआ है। क्योंकि ये सरल भाषा है तो इसे आम जनता भी आसानी से बोल सकती है, समझ सकती है। इसकी मूल उत्पत्ति शौर श्रेणी अपभ्रंश के पश्चिमी हिंदी से हुई है। ये मैं बार बार बोल रही हूँ कि हिंदी का जन्म, हिंदी की उत्पत्ति किससे हुई है? शौर श्रेणी अपभ्रंश से। हिंदी का विकास किससे हुआ है? शौर श्रेणी अपभ्रंश के पश्चिमी हिंदी से। देखिए, एक क्वेश्चन में अधिकतर कंफ्यूज हो जाते हैं कि हिंदी की जननी, जहाँ हिंदी की जननी पूछी जाए तो हिंदी की जननी है संस्कृत, लेकिन जहाँ हिंदी का विकास पूछा जाए तो हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ है? तो वह है शौर श्रेणी अपभ्रंश, ठीक। तो हिंदी में अनेक उपबोलियाँ भी हैं। तो अनेक उपबोलियों के रहते हुए भी खड़ी बोली ही उसकी मूल भाषा बनी, जो पिछले 200 वर्षों से विकसित होती रही है। इसकी समृद्धि में सभी बोलियां योगदान करती रही हैं और इस प्रकार यह देश के कोने कोने में फैलती गई। देखिए, जो ये हिंदी की एक उपबोली है खड़ी बोली, उसका बहुत ही व्यापक रूप है। यह दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में बोली जाती रही है। देखिए, खड़ी बोली के लिए जॉन बीम्स ने क्या लिखा है? जॉन बीम्स ने आधुनिक आर्य भाषाओं में हिंदी को सर्वाधिक महत्व देते हुए लिखा है कि यूँ तो हिंदी की अनेक बोलियां हैं, किंतु उसका एक सर्वमान्य व्यापक रूप भी है जिसका विकास दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में हुआ था और जो सर्वत्र शिक्षितों के द्वारा एक रूप में बोली और समझी जाती है। यह खड़ी बोली की बात हो रही है। खड़ी बोली के बारे में बताया जा रहा है कि यह शिक्षितों की भाषा थी, दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में बोली जाती थी। जिस तरह से बीम्स महोदय ने खड़ी बोली के महत्व को स्वीकारा, उसी तरह से उन्होंने हिंदी को भी बहुत महत्व दिया। बीम्स महोदय ने हिंदी के महत्व को प्रतिपादित करते हुए कहा कि हिंदी संस्कृत की वास्तविक उत्तराधिकारिणी है। क्या कहा? कि हिंदी संस्कृत की वास्तविक उत्तराधिकारिणी है और आधुनिक युग में इसका अन्य भाषाओं में वही स्थान है जो प्राचीन काल में संस्कृत का था। देखिए, बीम्स महोदय ने हिंदी के बारे में कितनी बड़ी बात कह दी कि
जो प्राचीन काल में संस्कृत का स्थान था, जो देववाणी थी, वही आधुनिक युग में हिंदी भाषा है। तो ये जो बीम्स महोदय का हिंदी के बारे में और खड़ी बोली के बारे में जो कथन है, इसको अच्छे से समझिएगा। हमारी ये तीनों भारतीय आर्य भाषाएं, जो भारतीय आर्य भाषाएं हैं, उनका जो तीनों काल में प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल, जिसमें वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत आया। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल, जिसमें पाली, प्राकृत, अपभ्रंश ये सब भाषाएं आईं। उसके बाद उसका विकास हुआ, उसमें आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल आया, जिसमें हमारी हिंदी भाषा का काल शुरू हो चुका है। अब हम बात करेंगे हिंदी के बारे में। अब तक हमने भाषा के बारे में पढ़ा, भाषा किसे कहते हैं, भाषा के प्रकार, भारतीय आर्य भाषाएं। अब हम हिंदी के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, इससे आगे का कल करते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।